इसका मतलब जो 10% पेशेंट हैं उनको डायबिटीज है। तो इसके लिए डायबिटीज की परिभाषा हमें मालूम होना बहुत जरूरी है। डायबिटीज की परिभाषा होती है कि आपका बॉडी में जो इंसुलिन नाम का एक हार्मोन है वो बन रहा है या नहीं, आपके पैनक्रियास काम कर रहे हैं या नहीं, आपके बीटा सेल्स काम कर रहे हैं या नहीं। अगर शरीर में पैनक्रियास काम नहीं कर रहे हैं, बीटा सेल्स काम नहीं कर रहे हैं और इंसुलिन नहीं बन रहा है तो आपको जेनेटिक डायबिटीज है। ये एक ऐसी डायबिटीज है जो हो सकता है आपको आपके पेरेंट्स के थ्रू किसी जेनेटिक म्यूटेशन के कारण आपको मिली है। और ये जेनेटिक डायबिटीज का जो साइन एंड सिम्टम रहेगा, पैदाइशी बच्चे की शुगर बढ़ी हुई रहेगी, उसके शरीर में जब हम इंसुलिन की जांच करेंगे तो हम लोगों को इंसुलिन नहीं मिलेगा। और इसकी एक सबसे सिंपल जांच है, अगर कोई बहुत ज्यादा जांचें नहीं करवाता तो एक सबसे इंपॉर्टेंट जांच है, उसका नाम है C- पेप्टाइड। ये एक ऐसा प्रोटीन है, एक ऐसा पॉलीपेप्टाइड है, अगर आपके शरीर में खुद का इंसुलिन बन रहा होगा तो ये आपको पॉजिटिव मिलेगा, जिसकी रेंज 0.8 से 3.8 के बीच में होना चाहिए। तो अगर ये आपको आपके शरीर में ये पॉलीपेप्टाइड मिल रहा है, इसका मतलब आपको डायबिटीज नहीं है। आप उन 90% लोगों में आ रहे हैं जिन लोगों को डायबिटीज नहीं है। और अगर ये नहीं है तो आप हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता सिंह हमारे डिजिटल सिंगरौली के हेल्थ स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी के दिमाग में रहता है कि क्या हमें जेनेटिक शुगर है, तो आइए आज हम जेनेटिक शुगर के बारे में बात करते हैं डॉक्टर एस कुमार सर की टीम के सबसे सीनियर डॉक्टर वरुण सर से, और जानते हैं कि ये जेनेटिक शुगर होता क्या है। क्या ये जेनेटिक शुगर सच में लोगों को होता है या सिर्फ एक मिथ्या है जो हमारे दिमाग में फैली हुई है। वेलकम सर, कैसे हैं आप? नमस्कार संगीता जी, सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं बहुत बढ़िया हूँ संगीता जी, आप कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं सर। तो सर आप हमारे व्यूअर्स को बताएं, जैसे कि अभी जो अभी तक नॉर्मल हम चेकअप कराएं, लोगों को डायबिटीज हो गई, जैसे नॉर्मल हम जो चेकअप करवा रहे हैं उसमें तो डायबिटीज निकली जा रहा है, उसमें सर हम क्या करते हैं, डायबिटीज के रेगुलर मेडिसिन भी ले रहे हैं, इंसुलिन भी लगवा रहे हैं, उसके बावजूद डायबिटीज खत्म क्यों नहीं हो रहा है। और हमारे काफी लोगों के मन में ये होता है कि हमें जेनेटिक शुगर है। तो सर ये होता क्या है जेनेटिक शुगर? जी, तो जैसा आपने शुरुआत में कहा डायबिटीज, है ना, तो मैं फिर से डॉक्टर एस कुमार सर को कोट करना चाहूंगा। 90% पेशेंट भारत में ऐसे हैं जिनको एक्चुअली डायबिटीज है ही नहीं और वो डायबिटीज की दवा खा रहे हैं और इंसुलिन लगा रहे हैं। बिल्कुल सर। और उसका कारण है अधूरी जांचें, क्योंकि डॉक्टर्स प्रॉपर जांचों को प्रिस्क्राइब ही नहीं कर रहे हैं और पेशेंट्स को तो वैसे भी जानकारी है नहीं इस बारे में। तो वो बेचारे हमेशा इस चीज से परेशान रहते हैं कि हमारा जो शुगर है वो कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो दवाइयां वो ले रहे हैं, जो इंसुलिन वो लगा रहे हैं, ये सब कुछ करने के बावजूद शुगर खत्म होना तो दूर की बात है, शुगर कंट्रोल में भी नहीं हो रहा है। हाँ, तो इसको अब यहाँ पे एक अलार्म बजना चाहिए सभी लोगों के दिमाग में। इवन हमारे जितने भी पेशेंट्स हैं, जितने भी दोस्त हैं जिनको ये परेशानियां हैं, उनके दिमाग में ये अलार्म बजना चाहिए कि ऐसा क्या है भाई कि दवा लेने के बावजूद वो कम नहीं हो रहा है। चलिए खत्म नहीं होता कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम कंट्रोल में तो रहे। भाई ऐसी कौन सी चीज है जिसका इलाज कर रहे हो और वो खत्म नहीं हो रही है। अच्छा, आप बार बार डॉक्टर्स को चेंज कर रहे हैं, MDs और DMs और बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास आप जा रहे हैं, एक शहर में इलाज नहीं मिल रहा, आप दूसरे शहर में जा रहे हैं। जिनके पास साधन है वो शायद छोटे शहरों से दिल्ली मुंबई तक जा रहे हैं, लेकिन उन लोगों को इसका कोई उपचार नहीं मिल रहा है ना। इसमें आप देखेंगे कि आपका जो कनेक्टिंग क्वेश्चन था आपका कि एक्चुअली जेनेटिक डायबिटीज क्या है, या बोल दिया जाता है आपको कि आपको जेनेटिक डायबिटीज है, तो इसका जो ये बहुत पेचीदा मामला है, इसको थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। जैसा डॉक्टर एस कुमार ने जैसा बताया कि 90% पेशेंट्स को डायबिटीज है ही नहीं, इसका मतलब जो 10% पेशेंट हैं उनको डायबिटीज है। तो इसके लिए डायबिटीज की परिभाषा हमें मालूम होना बहुत जरूरी है। डायबिटीज की परिभाषा होती है कि आपका बॉडी में जो इंसुलिन नाम का एक हार्मोन है वो बन रहा है या नहीं, आपके पैनक्रियास काम कर रहे हैं या नहीं, आपके बीटा सेल्स काम कर रहे हैं या नहीं। अगर शरीर में पैनक्रियास काम नहीं कर रहे हैं, बीटा सेल्स काम नहीं कर रहे हैं और इंसुलिन नहीं बन रहा है तो आपको जेनेटिक डायबिटीज है।
ये एक ऐसी डायबिटीज है जो हो सकता है आपको आपके पेरेंट्स के थ्रू किसी जेनेटिक म्यूटेशन के कारण आपको मिली है, और ये जेनेटिक डायबिटीज का जो साइन एंड सिम्टम रहेगा, पैदाइशी बच्चे की शुगर बढ़ी हुई रहेगी, उसके शरीर में जब हम इंसुलिन की जांच करेंगे तो हम लोगों को इंसुलिन नहीं मिलेगा। और इसकी एक सबसे सिंपल जांच है, अगर कोई बहुत ज्यादा जांचें नहीं करवाता तो एक सबसे इंपॉर्टेंट जांच है, उसका नाम है C- पेप्टाइड। ये एक ऐसा प्रोटीन है, एक ऐसा पॉलीपेप्टाइड है, अगर आपके शरीर में खुद का इंसुलिन बन रहा होगा तो ये आपको पॉजिटिव मिलेगा, जिसकी रेंज 0.8 से 3.8 के बीच में होना चाहिए। तो अगर ये आपको आपके शरीर में ये पॉलीपेप्टाइड मिल रहा है, इसका मतलब आपको डायबिटीज नहीं है, आप उन 90% लोगों में आ रहे हैं जिन लोगों को डायबिटीज नहीं है। और अगर ये नहीं है तो आप फिर जेनेटिक डायबिटीज में, जेनेटिक ऑनसेट वाले कैटेगरी में आप आ सकते हैं, आपको क्लासिफाई किया जा सकता है। ओके, तो अभी तो ठीक है, अगर जिनको डायबिटीज है उन्हें बचपन से ही हो जाएगा, पैदाइशी होगा, बट 50 साल की उम्र हो जा रही है लोगों की, 60 साल की हो रही है, फिर वो चेकअप करा रहे हैं, तो फिर उन्हें कैसे डायबिटीज हो जा रहा है? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। और मेडिकल साइंस में इसका जो क्लासिफिकेशन था वो बहुत अच्छी तरह से किया गया था, टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज। अभी जो रीसेंट क्लासिफिकेशंस हैं, हालांकि ये चलन में बहुत समय से था, लेकिन अब उसको और स्पेसिफिक कर दिया है, डायबिटीज इंसिपिडस एंड डायबिटीज मेलाइटस, या चाइल्डहुड ऑनसेट डायबिटीज भी बोलते हैं इसको। तो जो जेनेटिक डायबिटीज रहेगी वो चाइल्डहुड ऑनसेट मतलब बचपन से उनको रहेगी, लेकिन जो एक्वायर्ड डायबिटीज है, डायबिटीज मेलाइटस जिसको बोलते हैं, जो उम्र के दूसरे या तीसरे डेकेड में हुई है किसी को, या चौथे डेकेड में हुई है, तो उनका जो शुगर है वो उनके जीन से जुड़ा हुआ नहीं है, ये ध्यान रखिए, वो उनको उनके पेरेंट्स से नहीं आया है। पर जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपसे पहला सवाल ये पूछते हैं कि शुगर क्यों बढ़ा आपका, आपने क्या खाया था, आप बता देते हो। फिर दूसरा सवाल ये होता है कि आपके मदर को या आपके फादर को किसी को डायबिटीज है क्या, और हमारे घर में किसी ना किसी को शुगर निकलता ही है, क्योंकि आजकल इतना कॉमन हो गया है ये कि आपके घर में कोई ना कोई ऐसा बड़ा होगा जिसको शुगर निकलना ही है। और जहां आपने बोल दिया कि हाँ मेरी मदर को था या फादर को था या दादाजी को था, तो तुरंत आपको बोल दिया जाएगा कि आपको भी डायबिटीज है, क्योंकि आपके जो सक्सेसर्स थे, आपके जो पूर्वज थे, उनको डायबिटीज था। तो इसको रिलेट कर दिया गया है एक्चुअली। बट मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताऊं, जेनेटिक डायबिटीज नहीं है, जेनेटिक आपकी जो डेली रूटीन है, जो डाइटरी हैबिट्स हैं, वो जेनेटिक है उसमें। क्योंकि आपका जो खाना है आपको विरासत में मिला है। अगर डायबिटीज विरासत में मिलती तो बचपन से आपको डायबिटीज होती, लेकिन आपको जो बाद में जाके जो शुगर लेवल्स आपके बढ़ रहे हैं, जिसको आप मेडिसिन से, आप इंसुलिन से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उसका जो प्रॉब्लम है वो आपके किचन में है, और उसका सॉल्यूशन आपके किचन में ही छुपा हुआ है। ये डॉक्टर एस कुमार सर की रिसर्च चीख चीख के कह रही है, आपको अपने किचन की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है, राइट। तो देखिए, इसमें थोड़ा ये इसको मैं थोड़ा सा और एलैबोरेट करना चाहूँगा। एक्चुअली जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो ये जो 8 जांचें होती हैं, सबसे पहली है फास्टिंग सीरम इंसुलिन, जो बताता है आपके शरीर में इंसुलिन बन रहा है या नहीं। दूसरा है C-पेप्टाइड, जो इस चीज़ को कंफर्म करता है कि आपके शरीर में इंसुलिन बन रहा है या नहीं। तीसरा है बीटा सेल फंक्शन, जो बताता है कि पैंक्रियाज काम कर रहे हैं या नहीं, और इंसुलिन बनाने की जो हमारी फैक्ट्री है क्या वो काम कर रही है। चौथा हो गया इंसुलिन सेंसिटिविटी, जो इंसुलिन की ताकत के बारे में बताती है। पांचवा हो गया HbA1c, छठा हो गया आपका फास्टिंग शुगर, और सातवां हो गया आपका पोस्ट मील शुगर, और आठवां है आपका HOMA-IR, जो बताता है इंसुलिन रेजिस्टेंस आपका है या नहीं। तो ये 8 जांचें जब करा के हमारे पास पहुंचते हैं, तो हमारे पास कुछ पेशेंट ऐसे भी आते हैं जिनको 17 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में उनको पहली बार शुगर उनका बढ़ा हुआ मिला, और उनका C-पेप्टाइड भी कम निकला। तो यहाँ पे एक विरोधाभास आ जाता है कि भाई आपका जो शुगर था वो भी बढ़ा है और आपका इंसुलिन भी नहीं बन रहा है। तो इसको एक नया टर्म हम लोगों ने दिया है, इसको बोलते हैं एक्वायर्ड टाइप 1 डायबिटीज। एक्वायर्ड टाइप 1 डायबिटीज मतलब इनको पैदाइशी डायबिटीज नहीं थी, इनके शरीर में शुरू से इंसुलिन बन रहा था, लेकिन कुछ कारण से वो इंसुलिन बनना बंद हो गया,
उस कारण के बारे में भी अपन लोग आगे डिस्कस करेंगे। जी। तो सर जैसा कि लोग कहते हैं मिथ्या ही एक तरीके से कि हम शुगर खा लिए, कुछ मीठा खा लिए तो शुगर खाने से ही शुगर होता है। हाँ। तो क्या ये कहाँ तक ये बात सच है सर? मैडम ये थोड़ा मतलब मैं बोलूँगा 20% तक ये सही है। अच्छा। कि शुगर खाने से आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है, ये बिल्कुल पॉसिबल, लेकिन 80% ऐसा नहीं होता। अगर आप अपने खाने से पूरी तरह से शुगर को एलिमिनेट कर दें तो भी लोगों का शुगर बढ़ता है। मैं आप ही से पूछूंगा, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको मालूम पड़ता है कि भाई मेरे को डायबिटीज हो गई है, शुगर हो गया है, तो वो शक्कर बंद कर देते हैं, फीकी चाय पीने शुरू कर देते हैं, मिठाइयाँ खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनका HbA1c हाई रहता है। बिल्कुल सर। अगर सिर्फ शक्कर खाने से शुगर बढ़ रहा होता तो खत्म हो जाना चाहिए था, तो शायद मेडिसिन की भी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ। लेकिन अभी आप देखेंगे कि इतना सब कुछ छोड़ने के बावजूद आप मेडिसिन भी ले रहे हो, इंसुलिन भी ले रहे हो, लेकिन आपका शुगर कंट्रोल में नहीं है। तो ये क्या है? इसको अब यहाँ पे हमारा रिसर्च शुरू होता है, क्योंकि हर चीज आपने कर ली लेकिन आपका शुगर कंट्रोल में नहीं है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? तो यहाँ पे प्रॉब्लम है यूटिलाइजेशन का। देखिए, आप खाना बंद कर दीजिए, इवन अगर आप 7 दिन तक फास्टिंग में रहेंगे तो भी आपके शरीर में शुगर बनेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बॉडी का प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, प्राइमरी फ्यूल है शुगर है। हाँ। उसके बिना आप और हम जिंदा ही नहीं रह सकते। इनफैक्ट मैं यहाँ तक कहूंगा कि ऑक्सीजन के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए है वो है शुगर। क्योंकि जिस दिन से आपने किलकारी मारी है, जिस दिन से आप इस दुनिया में आए हैं, उस दिन से लेकर जब तक आप इस धरती पर रहने वाले हैं, तब तक अगर आपको ऑक्सीजन और शुगर नहीं मिली तो हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। राइट? तो शुगर हमारा दुश्मन नहीं है, ना ही शुगर खाने से कुछ दिक्कत आ रही है, लेकिन शुगर का जो पॉइंट ऑफ यूटिलाइजेशन है वो आपका चोक पड़ा हुआ है, वो आपका ब्लॉक पड़ा हुआ है, जिसको हम लोग ओपन करते हैं। और सही खान पान अगर खाएंगे तो वो शुगर के जो आपके एंट्री पॉइंट्स हैं वो चोक भी नहीं होंगे, और अगर चोक है तो उनको हम खोल सकते हैं। इसी चीज को डॉक्टर एस कुमार सर ने डायबोप्लास्टी का नाम दिया हुआ है। जिस तरह से हार्ट के ब्लॉकेजेस हो जाते हैं और उसको एंजियोप्लास्टी करके खोला जाता है, उसको उस रास्ता बनाया जाता है, ऐसे ही हम लोग शुगर एंटर करने वाले पॉइंट्स जहां ब्लॉकेजेस आ गए हैं उसको ओपन करके हम लोग शुगर की एंट्री को आपकी स्वचालित कर देते हैं, ताकि आपका जो शुगर है वो कंज्यूम होना शुरू हो जाए। तो उसके ऊपर पॉइंट के ऊपर हम लोगों को काम करना बहुत जरूरी है। तो सर जैसा कि आपने बताया जिन्हें जेनेटिक हो जा रहा है शुगर, तो उनके लिए सही डाइट क्या होगी? देखिए, जेनेटिक्स के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले ये पता करें कि जेनेटिक डायबिटीज है भी या नहीं। उसका सबसे पहला तरीका है, आपके पेरेंट्स को टाइप 1 डायबिटीज है क्या। उसमें कुछ स्पेसिफिक जीन्स होते हैं, उसका जेनेटिक टेस्टिंग होता है। पेरेंट्स को अगर डायबिटीज है और आपको भी डायबिटीज है, यहाँ पे ध्यान रखिए दोस्तों, बढ़े हुए शुगर को डायबिटीज नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ अगर आपके शरीर में सी पेप्टाइड नहीं बन रहा है, आपके पेरेंट्स के शरीर में भी सी पेप्टाइड अगर नहीं बन रहा है, आइदर मदर या फादर, इनके शरीर में भी सी पेप्टाइड नहीं बन रहा है, देन यू शुड गो फॉर जेनेटिक टेस्टिंग। आप फिर जेनेटिक टेस्टिंग के लिए जाइए, पता लगाने के लिए कि आपके शरीर में वो जीन्स है भी या नहीं, जिनसे आपका इंसुलिन बनना चाहिए, पैंक्रियास काम करना चाहिए, क्योंकि वो रेगुलेट करते हैं, हमारी पूरी बॉडी को रेगुलेट किया जाता है। तो सेकेंड स्टेप ये हो गया प्रॉपर टेस्टिंग, जेनेटिक टेस्टिंग। अगर आपकी बॉडी में सी पेप्टाइड बन रहा है तो आपको ये इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको डायबिटीज है ना। आपको इस बारे में सोचना भी नहीं है। हाँ, आपका शुगर यूटिलाइज नहीं हो रहा है, उसके लिए हमने पिछले वीडियोस में भी हमने डाइट के बारे में चर्चा करी थी, और उसको आप लोग जरूर देख सकते हैं। और प्रॉपर ये रिपोर्ट्स करा के, एक्चुअली पता लगाना बहुत जरूरी है, तो रिपोर्ट्स आप ये करा के आप अपने डॉक्टर्स के पास जाइए, जो भी आपके फैमिली डॉक्टर होंगे, जिनको भी आप रेगुलरली दिखा रहे हैं, उनके पास आप जरूर जाइए, उनसे इस बारे में चर्चा कीजिए। आपके घरों में डॉक्टर्स होंगे, उनसे इस बारे में चर्चा कीजिए। और अगर कहीं आपको ऐसा लगता है हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं, तो हमारे सेंटर्स पे भी आप आ सकते हैं, जो नीचे दिए गए हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, उस पर आप कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट्स लेके आप हम लोगों से भी मुलाकात कर सकते हैं रिपोर्ट की चर्चा करने के लिए। आपके सेंटर हैं कहाँ से वैसे? वैसे हमारे ऑल ओवर इंडिया 55 सेंटर्स हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर प्रकार के पेशेंट तक हम लोग पहुँचें,
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम तक नहीं आ सकते, इसलिए आज हम लोग सिंगरौली में बैठे हुए हैं, आज आपके साथ वार्तालाप कर रहे हैं। यहाँ सोनी कॉम्प्लेक्स में हमारा सेंटर है और नीचे दिया हुआ पूरा एड्रेस आप देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब आपको मिल जाएगा। हाँ, लेकिन अभी उसके अलावा यूपी, एमपी, बिहार, दिल्ली, मुंबई, हर जगह, मतलब आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर आएंगे और गुजरात से लेकर पटना तक जाएंगे तो सब जगह हमारे सेंटर्स अवेलेबल हैं। और इसकी पूरी जानकारी के लिए आप हमारे कॉल सेंटर पे भी कॉल कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बिहार में हैं तो आप पटना, रक्सौल आ सकते हैं। अगर आप यूपी में हैं तो आप हमारे पास लखनऊ आ सकते हैं, मेरठ आ सकते हैं, आगरा आ सकते हैं, दिल्ली सभी लोगों को सेंट्रल पड़ता है, वहाँ आप आ सकते हैं। मुंबई में हमारे यहाँ 4 सेंटर्स हैं, नागपुर में हमारा मेन सेंटर है। तो आप यहाँ किसी भी सेंटर में हमसे आप जो आपको पास पड़ता है आप वहाँ पे आप आ सकते हैं। एमपी में हमारे जबलपुर में भी सेंटर है, भोपाल में भी सेंटर है, सिंगरौली में हमारा तीसरा सेंटर खुला है। तो इस प्रकार से हम लोग कोशिश करते हैं कि हम जितने ज़्यादा लोगों के पास हो सके उन तक पहुँच सकें हम लोग। तो जैसा आपने सवाल पूछा था उसके ऊपर मैं वापस आता हूँ। पहला स्टेप है, आपने सी पेप्टाइड कराया, आपने पेरेंट्स का सी पेप्टाइड कराया, दोनों का अगर नॉर्मल निकलता है तो आपको टेस्ट, मतलब आपको फिर डायबिटीज नहीं है। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स का और आप दोनों का सी पेप्टाइड नहीं निकल रहा है, रिपोर्ट्स नेगेटिव आ रही हैं, तो आपको जेनेटिक टेस्टिंग करनी है। फिर तीसरे उस पर अगर हम लोग आए, तीसरा जो चरण रहेगा, आप उन टेस्टिंग के साथ आप अपने डॉक्टर्स के पास मिलें। अगर आप चाहते हैं, अगर हो सके तो हमारे यहाँ पे भी आप आ सकते हैं कि हमारे पास टाइप 1 का हमारा एक पूरा सेगमेंट है अलग। इसको लीड करती हैं डॉक्टर दीपा मैडम जो मुंबई से हैं, और ये हमारे जेनेटिक ऑनसेट डायबिटीज की प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। और इसका भी नंबर हम लोग आपको प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि उसकी हेल्पलाइन अलग है, उनका पूरा एक सेक्शन अलग है, और उस पर आप प्रॉपर उनकी दिनचर्या से लेकर, उनके इलाज से लेकर, उनके डाइट से लेकर हर एक चीज के बारे में आप उसमें चर्चा करके आप बात कर सकते हैं उनसे। जहाँ पे मैडम नहीं पहुंच सकती है वहाँ पे वीडियो कंसल्टेशन के द्वारा हम उनसे मुलाकात करते हैं। खैर, एनीवेज, तो फिर हम वापस आते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट्स, अभी मेरा एक पेशेंट है मेरे, उनकी बिटिया को अभी डायबिटीज डायग्नोज हुआ पिछले कुछ महीनों पहले, और हम लोगों ने ये जान के हैरानी हुई हम लोगों को कि उनके फादर का सी पेप्टाइड बन रहा था, लेकिन बिटिया का सी पेप्टाइड नहीं बन रहा था, है ना। वो लगभग 0.30 के आसपास कुछ था, जिसकी रेंज 0.8 होना चाहिए, वो नहीं बन रहा था। अभी कल ही शाम को उन्होंने, अभी 3 महीने से उन्होंने हमारा ट्रीटमेंट शुरू किया। उनका जो सी पेप्टाइड 0.2 या 0.3 के आसपास था, वो बढ़ के 0.7 हो गया। जब वो हमारे पास आए थे तब उनका HbA1c 13 था। उनको बोल दिया गया था आपको इंसुलिन लगाना पड़ेगा, बट ऊपर वाली की कृपा से और डॉक्टर एस कुमार ने जो रिसर्च की और उनको जो ट्रीटमेंट दिया, तो सर के ट्रीटमेंट के द्वारा आज उनका HbA1c 3 महीने के अंदर 9 पे आ गया और उनका सी पेप्टाइड भी बढ़ गया। तो मतलब ये जो जेनेटिक ऑनसेट है, इसमें भी हम लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ऐसे केस में हम ये बोलेंगे ये एक्वायर्ड टाइप 1 डायबिटीज है। इनको एक्चुअली डायबिटीज थी नहीं, लेकिन आगे जाके उनकी लगभग 30 साल की उम्र के आसपास उनकी उम्र होगी, तो उस रूटीन के कारण ये प्रॉब्लम है। अब आपका जो सबसे पहला सवाल था कि ये क्यों हो जाता है, हाँ। तो इसका डायरेक्ट रिलेशन आपके किचन से है। अगर दोस्तों आपके किचन में दूध है, वो आपके बीटा सेल्स को खत्म कर रहा है। अगर आप अपने बच्चों को दूध दे रहे हैं तो वो आप अपने बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज की तरफ धकेल रहे हैं। दूध से डायबिटीज होती है ये आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन डॉक्टर एस कुमार सर की जो रिसर्च है वो एक किताब के फॉर्म में, यस मिल्क और नो मिल्क नाम से किताब है, उस फॉर्म में अवेलेबल है और वो प्रेसिडेंट्स लाइब्रेरी में रखी गई है, जिसमें ये रेफरेंसेस के साथ ये बताया गया है कि टाइप 1 डायबिटीज का डायरेक्ट कनेक्शन दूध से है। और एक चीज ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है आप लोग ये तर्क दें कि भाई हम तो सालों से दूध पी रहे हैं, 40 साल की उम्र हो गई, हमको तो डायबिटीज नहीं हुआ है। एक मेरा सेंटेंस आप याद रखिएगा, हर इंसान जो दूध पी रहा है, जरूरी नहीं कि उसके बीटा सेल्स खत्म हो गए हो या उसको डायबिटीज हो गई हो, लेकिन जिसको भी डायबिटीज हुई है या जिसका भी शुगर बढ़ा हुआ है, वो दूध जरूर पी रहा है। हाँ सर, ये तो राइट। हाँ।
तो दोनों में से एक बात सही होना चाहिए और दूसरी बात हमेशा सही होती है। तो मेरे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं वो लोग या तो दूध पी रहे हैं और या फिर दूध से बनी हुई चीजें खा रहे हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आप दूध से बनी हुई चीजों को अपनी जिंदगी से निकाल के बाहर फेंकिए। घी बहुत अच्छा है दोस्तों, घी आप जितना खाना चाहें खाएं। सफेद मक्खन बहुत अच्छा है, जितना आप खाना चाहते हैं उतना खाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, जैसा आपने डाइट के बारे में और पूछा था, दूसरा आप फलों की जगह ड्राई फ्रूट्स लें। ड्राई फ्रूट्स बहुत बेहतरीन होते हैं, इनमें फ्रक्टोज नामक पदार्थ नहीं अवेलेबल है, जैसे पिस्ता हो गया, काजू, बादाम, अखरोट, ये आप अच्छे से खाइए। फ्रूट्स को आप जीरो करें, या कभी टेस्ट के लिए आप खाना चाहें तो एक आध दो पीस आप खा सकते हैं, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना लें। तीसरी चीज़, अगर आपको ऑलरेडी शुगर बढ़ा हुआ है तो आपको जौ और चने की रोटी आपको लेना चाहिए। 600 ग्राम जौ, 400 ग्राम चना, इसको मिक्स करके और ये रोटी आपने खाना चाहिए। जौ का दलिया आप खा सकते हैं, ये आप अच्छे से खाइए। चौथी चीज़, आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो जिनको डायबिटीज नहीं है और जिनको डायबिटीज है, इन दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, वो है खाने का तेल। तेल के बारे में हमने पहले भी शायद चर्चा करी है और मैं आपको रिकमेंड करूंगा डॉक्टर एस कुमार सर के बहुत डिटेल्ड वीडियो हैं कि तेल क्यों चेंज करना चाहिए। आपको खाने का तेल बदलना चाहिए। आपको चावल का तेल जो होता है वो सबसे बेस्ट ऑयल होता है खाने के लिए। अगर आपको अनअडल्टरेटेड, बिना मिलावट वाला तेल अगर आपको कहीं मिल जाता है तो नथिंग लाइक इट, आप बिल्कुल ले लीजिए। क्योंकि जनरली क्या होता है, हम लोग सिर्फ 30% सेल्फ सफिशिएंट हैं ऑयल में, बाकी का हम सारा ऑयल हम बाहर से हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने भी अलाउ किया हुआ है कि 20% तक आप पाम ऑयल मिला सकते हैं, क्योंकि वो सबसे सस्ता होता है, ताकि आप लोग तेल के रेट्स कम रख सकें। तो अनअडल्टरेटेड ऑयल अगर आप लोगों को मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप अल्फा कार्डियो डी ऑयल आप यूज कर सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक पे आप उस पर क्लिक करके और अपने घर पे आप उसको मंगा सकते हैं बहुत आसानी से। आपका विद इन अ वीक आपके घर पे वो ऑयल पहुंच जाता है। नमक, आप सेंधा नमक शुरू करेंगे, और अगर आपको मीठा खाना पसंद है तो शक्कर या गुड़ का सेवन फिलहाल ना करते हुए आप स्टीविया का सेवन कीजिए। स्टीविया में भी कई बार मार्केट में हमने देखा है कि उसमें 50% शुगर और 50% स्टीविया का पोर्शन मिलाया जाता है। अगर आपको चाहिए कि स्टीविया आप लेना चाहें तो आप उसका प्योर स्टीविया आप इस वेबसाइट से, दी गई नीचे वेबसाइट से आप अपने घर पे मंगा सकते हैं। तो ये कुछ खान पान के बारे में जानकारी मैंने दी जो हर कोई इंसान फॉलो कर सकता है। जिनको शुगर नहीं भी है, अगर वो भी 80% डाइट पे आ जाए तो जो एक खतरा बना हुआ है, बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स को डायबिटीज होगी, बहुत सारे लोगों के दादा दादी को शायद शुगर उनका बढ़ा हुआ हो और वो बार बार इस डर में जी रहे हो कि पता नहीं मुझे कब डिटेक्ट हो जाए। अगर आप इस डाइट पे आ जाते हैं, स्पेशली तेल को अगर आप चेंज कर लेते हैं, तो इस खतरे से आप मुक्त हो जाएंगे। दूध बंद कर देते हैं तो आप 100% इस खतरे से मुक्त हो सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा व्यूअर्स आपने जाना कि जेनेटिक अगर किसी को है शुगर तो उसके लिए सही डाइट क्या होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में मिलें, बताएं, और फिर हम मिलते हैं आपके क्वेश्चंस के साथ। आप सारे क्वेश्चंस हमें कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए, तो जो भी आपके डाउट्स होंगे सर आप फिर से आएंगे हमारे साथ तो हम क्लियर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।